तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ो किंग अपना मतलब रिपोर्ट करने के लिए पहले दिन स्वर्ण सेज ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां पर इसकी मुलाकात बहुत लोगों से होती है। मुलाकात इन द सेंस कि दूर से लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। और कैप्टन एक ऐसा बंदा था जिसकी बहुत तारीफ करते कि वो सच में बहुत पावरफुल है, मॉन्स्टर है। इस दौरान एक पावरफुल ऑरा यहाँ पर प्रकट होती है और वो ऑरा बोलती है, तुम में से कौन है ज़ो किंग, अब आगे। और इस दौरान वो जो ऑरा प्रकट होती है, एक बंदा 24-25 साल के आसपास का बंदा यहाँ पर प्रकट होता है। फिजिक बहुत तगड़ी नहीं थी लेकिन दिखने में अच्छा था और अपना पूरा ऑरा वो रिलीज भी नहीं करता है, लेकिन उसकी ऑरा इतनी स्ट्रांग थी ना कि आसपास के लोग हिल जाते हैं। ज़ू भी एक बार को कांप जाता है। मतलब इसका गोल्डन क्रो जो था ना, अपने आप एक्टिवेट होने लगता है। एक्टिवेट मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस बंदे के आने के पहले इसका गोल्डन क्रो हीट अप नहीं हुआ था। जब माउंटेन रिवर की तरफ ज़ू ने देखा था, डक स्पिरिट की तरफ देखा था, डस्क स्पिरिट और फांग चेन वगैरह की तरफ, तो भी हुआ था। लेकिन ये बंदा अलग था क्योंकि इस बंदे के पास भी इंपीरियल क्लास टेक्निक थी और उस बंदे के आसपास ना गोल्डन ड्रैगन की ऑरा दिखती और उस गोल्डन ड्रैगन के मुंह में ऐसा एक तलवार देखा जा सकता था जिसको कि आप एम्परर स्वॉर्ड कह सकते हैं। मतलब वो एम्परर स्वॉर्ड जिसका एनलाइटनमेंट ज़ू और कप्तान उस समय हासिल कर रहे थे जब वो दूसरे लोकेशन पर थे, एम्परर सिंह प्रीफेक्चर में। पूरा नहीं कर पाए थे अगर आपको याद हो, क्योंकि 6 घंटे से ज़्यादा आप नहीं बैठ सकते वहाँ पर। तो ये बंदा उस ऑरा को मास्टर कर चुका था। और बड़ी बात, ज़ू उसके अलावा भी चीज़ें सेंस करता है। इस बंदे के अंदर में लाइफ लैम्प, 3 लाइफ लैम्प की ऑरा फील करता है। बाकी लोग उतना सेंस कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि ज़ू के पास 2 लाइफ लैम्प थे तो वो और अच्छे तरीके से सेंस कर सकता था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये यंग मैन। और जैसे ही पहुँचता है ना, इससे कुछ लोग बुलाते हैं बिग ब्रो कॉन्ग करके कि आपका कल्टीवेशन फिर से इम्प्रूव हो चुका है। बेसिकली डस्ट स्पिरिट बोलती है, जो कि पहले थोड़ी रूथलेस दिख रही थी, अब काफ़ी एकदम प्यारी लड़की दिख रही थी। और ये बंदा भी ना उसके गाल कॉल का सा टच करता है कि 1 साल हो गए डस्ट स्पिरिट, तुम पहले से काफ़ी लंबी हो चुकी हो। अब माउंटेन रिवर और वांगशन इस बंदे को क्रिएट करते हैं बिग ब्रो कॉन्ग करके। और कैप्टन इस दौरान ज़ो को बोलता है, मैं इसी बंदे के बारे में बात कर रहा था, देखा कितना स्ट्रांग है। सी सीलिंग काउंटी में नंबर 1 बंदा बोल सकते हो इस जनरेशन का। 24 साल की उम्र में ये 10 पैलेस लेवल के पावर के बराबर पहुंच चुका था, क्योंकि हजारों सालों में किसी ने नहीं किया था। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, जैसे इसके पास 3 लाइफ लैम्प है, 2 इंपीरियल क्लास टेक्निक है, उनमें से एक तो एम्परर स्वॉर्ड है, दूसरा वो जो गोल्डन ड्रैगन तुमने देखा, और शायद इसके पास एक टैबू ट्रेजर का टुकड़ा भी है। पिछले साल इसने अपने 9 पैलेस बैटल प्रोविस का इस्तेमाल करके एक नासेंट सोल लेवल के होली टाइड कल्टीवेटर को निपटाया था। ज़ो देख सकता था कि कप्तान किसी बंदे की तारीफ कर रहा है और ज़ो को भी लगता है नहीं भाई बंदा स्ट्रांग तो है, क्योंकि कप्तान नॉर्मली किसी की तारीफ नहीं करते थे। बंदे का नाम था कॉन्ग जियांग लोंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपराइट बंदा है, मतलब इजली, और काफ़ी हम्बल है। लेकिन फिर कप्तान बोलता है, देखो यार मेरे छोटे भाई लिटिल आके, कुछ लोग होते हैं कि बाहर से अच्छा दिखाते हैं बट अंदर में कौन क्या जानता है, इसलिए हमें इससे मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने जितना रिसर्च किया, ये बंदा सच में सीधा है, मतलब अपराइट। सीधा इन द सेंस कि भाई जो भी है मुँह पे है, पीछे वाला काम नहीं। जैसे इसके लाइफ लैम्प के बारे में अलग ही सीन सुनने को मिलता है कि इसने खुद से हासिल किया है। हालाँकि इसने अपना पूरा जीवन स्वॉर्ड से इस पैलेस में बिताया, एक सर्वेंट के घर में पैदा हुआ था। मतलब कप्तान इनकी स्टोरी बताते हैं। मिलिट्री क्रेडिट से तो लॉन्डे ने एक लाइफ लैम्प और एक इंपीरियल क्लास टेक्निक खरीदा था। एम्परर स्वॉर्ड तो उसने एनलाइटनमेंट हासिल किया था, 2 बार में ही पूरा समझ गया था। सेकंड लाइफ लैम्प इसको इसके बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, जो कि एक बैटल में सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो कॉन्ग जियांगलोंग ने भी बोला था कि मैं भाई तुम्हारा जो भी है बदला मैं वो लूंगा। तीसरा लाइफ लैम्प इस बंदे ने होली टाइड्स वालों से हासिल किया है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मुझे मानना पड़ेगा ये बंदा है भाई, कि इसको एडमायर हम कर सकते हैं। इधर इस दौरान ना जो कॉन्ग था, अपन इसको कॉन्ग जियांगलोंग को कॉन्ग ही बुलाएंगे, तो कॉन्ग ज़ू की तरफ देखता है कि हंसते हुए कि पढ़ता है कि शायद तुम ही हो ना, मतलब ज़ू किंग, इसने 30,000 मीटर पिलर लाइट जगाया था। ज़ू भी ने एल्डर ब्रदर कह के बुलाता है, क्योंकि भाई उम्र में भी तो बड़े थे। फिर कॉन्ग बोलते हैं, हाँ मैंने सुना यार तुम्हारे और जस्टिस बैलेंस के बीच में कुछ हुआ था। वैसे भी मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, खास करके वो याओ क्लैन वाले। और वो लेडी तो पीछे ना पीछे कुछ प्लान करती रहती है, और तुमने बहुत अच्छा किया। चलो समय में निकालो, कभी अगर मिले तो फिर साथ में बैठ के मजे करते हैं। इस दौरान कॉन्ग हंस रहे थे, तब तक यहाँ पर एक और बंदा आ चुका था, और ये था ज़ैंग शीवन। और उसने वो बात सुन ली थी जो कॉन्ग कह रहे थे, तो उसे गुस्सा तो आता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है ना, जो डस्क स्पिरिट थी, माउंटेन रिवर और वांगचेन गुस्से में ज़ैंग शीवन की तरफ देखते हैं, क्योंकि ऑरा तो फील कर ही लेते हैं। ज़ैंग शीवन शांत हो जाता है, दूसरी तरफ देखने लगता है। कॉन्ग भी उसकी तरफ देखते हैं, फिर नजर हटा लेते हैं। और कॉन्ग के हिसाब से ज़ो अच्छा बंदा है, जितना उनको समझ में आया था, जितना उन्होंने समझा था ज़ो के बारे में, जाना था। और कॉन्ग एक भी बार कप्तान की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 1 मीटर जो बंदा लाइट जगा रहा है, मतलब वो अच्छा इंसान तो नहीं होगा। इधर किंग क्यों थोड़ा अजीब फील कर रही थी इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होना। अब इसके बाद माउंटेन रिवर कॉन्ग से पूछते कि आप ज़ू से इतना फ्रेंडली क्यों रहे थे। इफेन वांकियन और टस्क स्पिरिट भी थोड़े से उत्सुक थे जानने के लिए। देखो कोई ऐसा नहीं कि ये नापसंद करते हैं ज़ू किंग को, या पहली बार मिले, लेकिन फिर भी कोई बंदा इतना एक्साइटेड हो तो कॉन्ग कहते, देखो मेरी बात सुनो, अगर दूसरे के खिलाफ बैर भावना रखोगे तो सही नहीं है।
रखो चलो चलता है, लेकिन ज़ू के खिलाफ मत रखना भाई। ग्रैंड एम्परर ने 30,000 मीटर की लाइट दी है, तो कुछ तो बात होगी बंदे पे। टस्क स्पिरिट इज़ ऑन कहती है बिग ब्रो कॉन्ग, आपको भी तो 26,100 मीटर की लाइट मिली थी। तो फिर कॉन्ग कहते हैं यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 26,000 मिला है तो कैरेक्टर बताता है ना कि मेरा कैसा है, तो 30,000 मीटर मिला तो अब सोचो। इधर कॉन्ग अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, उधर कप्तान ज़ो को समझा रहे थे कि छोटे भाई, ये कॉन्ग ऊपर से अच्छा दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि सही नहीं है वो, उससे दूरी बना के रखना। वो देखता है कप्तान की तरफ, कप्तान थोड़ा गला साफ करते हैं और कहते हैं याद रखना तुम्हारा बड़ा भाई मैं हूँ। क्योंकि कप्तान को थोड़ा जेलसी फील हुआ था कि अरे ये बंदा मेरे भाई के करीब आ रहा है। ज़ो इस दौरान कप्तान को एप्पल देता है कि अरे बड़े भाई आप एप्पल खाइए। कप्तान काफ़ी खुश हो जाते हैं और इनका वही बहस चलने लगता है परसेंटेज वाला, 70% 30% की तुम्हारे पे उधारी है ये वो। इस दौरान ये लोग बातचीत कर रहे थे, तभी यहाँ पर 5 लोग प्रकट होते हैं और सभी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। एक बंदा आगे था, 4 उनको फॉलो कर रहे थे। वो बंदा जो आगे थे मानो 10,000 टाउस उनके अंदर समाहित हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, मिडिल ईस्ट मैन थे और अपना नाम बताते हैं मास्टर फुल स्पिरिट। मैं यहाँ का डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं 4 ऑनर गार्ड्स हैं स्वॉर्डसेस पैलेस के। अब आज जो उधर सेरेमनीज है उनकी बारी है, तो फिर वो पढ़ने लगते हैं किसके बारे में क्या था, जैसे कि स्वॉर्डसेस लॉ वगैरह के बारे में, कि वो 3 भागों में डिवाइडेड है, 3 टाइटल्स में 7 सब टाइटल्स और 69 चैप्टर्स में। तुम सबको ये सब याद रखना पड़ेगा। देखो तुम लोग अलग अलग जगह से आए हो ना, अलग अलग प्रीफेक्चर से, हर जगह का अपना अपना रूल होता है। स्वॉर्डसेस का भी वहाँ का लोकल रूल, लेकिन यहाँ पर मेन सेंटर रूल है। फिर किसी सेक्ट के हो तो वो भी चीज़ें होती हैं। फिर वो बोलते हैं बेसिकली तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी 7 दिन के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग। हम लोगों को कुछ सीक्रेट मैजिक वगैरह भी सिखाया जाएगा, बहुत सारे जो तरीके हैं, तौर तरीके। और जब तुम टेस्ट को पास कर लोगे तो तुम्हें एक पोस्ट असाइन कर दिया जाएगा, फेल करोगे तो तुम्हें कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। जो इस दौरान 9 कदम आगे रखता है, सभी का ध्यान इसकी तरफ पड़ता है। अब क्योंकि ज़ू थोड़ा आगे आ जाता है तो सभी का ध्यान उसी पर था। कैप्टन काफ़ी खुश थे कि चलो भाई सबका ध्यान मेरे भाई पर है। केनक्यू का कोई रिएक्शन नहीं था, उसको थोड़ा अंदर से बुरा लग रहा था कि अरे ये बंदा कैसे है। और ये साउथ फिनिक्स की तरफ देखती है और याद करती है अपने पुराने उस साथी को, बिग ब्रो किड करके बोलती है कि जल्दी मैं फिर से साउथ फिनिक्स वापस आऊंगी आपको ढूंढने के लिए। ऐसे लोग भी आपके सामने फीके पड़ जाएं। मुझे मालूम है अगर आप यहाँ पर होते तो आप सबसे स्ट्रॉन्गर होते। इस दौरान कॉन्ग वगैरह के फ्रेंड भी ज़ू की तरफ देख रहे थे। कॉन्ग खुश था, बाकी लोगों को पसंद हो ना हो कि अरे ये बंदे क्यों आगे हैं, और ज़ू आगे आकर के सभी को ग्रीट करता है, एग्जॉल्टेड वंस जो भी थे। तो इस समय जो 5 लोग थे ना, ये जो सीनियर वो डिप्यूटी लॉर्ड और चारों गार्ड ज़ू की तरफ देखते हैं, उन्हें पता था ज़ू का नाम। भाई डाओ बेल किसी के लिए बजा था, नॉर्मल बात तो थी नहीं कि भाई 30,000 मीटर का लाइट ऐसा किसी को मिल जाए, और वो भी एक प्यार की नज़रों से, प्यार मतलब एक अच्छे जूनियर की नज़रों से इस बच्चे की तरफ यानी ज़ू किंग की तरफ देखते हैं। और वो तुरंत ज़ू की पहले तारीफ करते हैं कि पैलेस लॉर्ड के द्वारा तुम यहाँ के सेक्रेटरी जनरल बनाए जाओगे, पैलेस लॉर्ड के, मतलब तुम उनके साथ आओगे जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ट्रेनिंग होगा। तो ग्रैंड एम्परर ने तुम्हारी एक तरह से तारीफ की है तो नीचे मत जाना, तुम्हें ऊपर ही जाना है। ज़ू भी हाँ में सर हिलाता है, लेकिन ज़ू अंदर से निराश था। देखो उसको ये सेक्रेटरी जनरल वगैरह नहीं बनना था, उसको तो मिशंस चाहिए थे भाई, जैसे क्राइम डिपार्टमेंट में अपने करता था वो। हालांकि बाकी लोग को लगता है यार क्या जॉब मिल गया इसको, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल आप बन रहे हो, सीधा पैलेस लॉर्ड को रिपोर्ट कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे कन्विंस नहीं थे कि ज़ू को ऐसा क्यों मिल रहा है, जैसे कि ज़ैंग शियोन उनमें से एक था। लेफ्ट साइड जो इसका चेहरा था फूला नहीं था, लेकिन अभी भी दर्द था अंदर में, क्योंकि इसकी माँ ने जो चमाट मारा था, कहीं ना कहीं इंटरनल इंजरी अभी भी थी। वो अपने मन में ये सोच रहा था कि मैं ऐसा बेकार नहीं हूँ। और यहाँ पर ना ज़ैंग शियोन के ग्रैंड पा भी मौजूद थे, क्योंकि भाई वो ऊपर लेवल की पोजीशन में है। हालांकि वो ध्यान नहीं देते इधर, मतलब ज़ैंग शियोन की तरफ बिल्कुल भी। और डिप्यूटी लॉर्ड फिर से बोलते देखो ज़ू तुम्हें पोजीशन तो मिल गई है, लेकिन तुम्हें ये ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी 7 दिन वाली। ज़ू हाँ में सर हिलाता है और पीछे हट जाता है। तो काफ़ी प्रोफेशनल था ज़ू, देखो मतलब आगे गया, रिस्पेक्ट दिखाया, जो भी एथिकेट्स वगैरह होते थे ये उन्हें फॉलो करता था। अब देखो इनके पास इनको टोकन वोकन तो मिलना ही था, क्योंकि उसी के हिसाब से ना आपके बैटल क्रेडिट्स वगैरह, आप बैटल में क्या कर रहे हो, मिशन में कैसा कर रहे हो, आपके पॉइंट्स ऐड होते हैं, जिसे मिलिट्री क्रेडिट्स कहते हैं। तो ये उसके बारे में भी पूरा बताते हैं। अब कुछ चीज़ें बताने के बाद जो डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड थे, पीछे में जो उनके हॉल था उसकी तरफ हाथ को लहराते हैं और दरवाजा खुल जाता है। हॉल का मानो एक अलग डिमेंशन था, एक अलग स्पेस था, जिसके अंदर मानो बहुत सारे तलवार थे, कमांड स्वॉर्ड्स, जिसमें से बहुत सारे डैमेज थे, बहुत सारे बस कुछ टुकड़े थे, कुछ अच्छे भी थे। और ये इतिहास दिखाता था भाई कि यहाँ पर कितने सारे मतलब स्वॉर्ड सेजेस हुए हैं पहले भी। और देखता बहुत सारे लोगों का ना वो मेमोरियल टैबलेट भी रखा हुआ था उनके नाम में, कि मरने के बाद जो रहता है, आपको पता ही है। मानो सू बहुत सारे स्वॉर्ड सेजेस की क्राई को सुन सकता था, बैटल क्राई को, मरने से पहले, जो इंसानों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किए थे। वही बैटल क्राई, आई एम विलिंग टू बिकम अ स्वॉर्ड सेज, लॉयल टू माई पोस्ट, ये वो। और वही जो बोली थी, वही जो शपथ था, यहाँ पर भी जो लोग मौजूद थे स्वॉर्ड सेजेस वो लेना शुरू कर देते हैं।
और वो ऑरा एक फ़ील करते हैं ना, जो कि ज़ू बस नहीं फ़ील कर रहा था वो भावना, वो कप्तान भी फ़ील कर रहा था, इवन ज़ैंग शियून जैसा बंदा भी। अब इसके बाद ज़ू अपने सब्सिडियरी सेक्ट का जो ब्रांच था, जहाँ पर उसका घर था फिलहाल, वहाँ चला जाता है और उसको रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है। वो जो उन लोगों के दर्द को उसने सुना था, वो ऑरा जो फ़ील कर सकता था, ये जो बहुत सारे स्वॉर्ड सेजेस का वहाँ पर मेमोरियल बना हुआ था। और पता था कि देखो स्वॉर्ड सेजेस अलग होते हैं, चेन चियांग हाओ ने भी बताया था, लेकिन आज ये खुद उसको अनुभव कर रहा था। और ज़ू की एक आदत थी, तुरंत कहीं से कोई कनेक्शन इतना फ़ील नहीं करता था, लेकिन स्वॉर्ड से इसके लिए एक अलग फ़ील कर रहा था। लेकिन ये फिर थोड़ा चौकन्ना हो जाता है कि मुझे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि कोई मुझे इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है। और फिर देखो मिलिट्री क्रेडिट्स और बैटल क्रेडिट अलग होते हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में इससे पता चल रहा था। मिलिट्री क्रेडिट से आप सामान खरीदते हो जो भी आपको चाहिए रहता है, जैसे लाइफ लैम्प वगैरह, इम्पीरियल क्लास टेक्निक, और कुछ के लिए बैटल क्रेडिट्स लगता था। क्योंकि बैटल क्रेडिट्स आपको अवार्ड में मिलता था, आप उसे अर्न नहीं कर सकते। और वो इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। और इन्फॉर्मेशन इसको मिलता है, अगर जैसे ये माउंट एवरेस्ट जाना चाहे तो इसको मिनिमम 3 लाख 30 लाख मिलिट्री क्रेडिट लगेंगे, और ग्रेड 3 का बैटल क्रेडिट, क्योंकि बैटल क्रेडिट के लेवल थे, लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक। तो ज़ू के दिमाग में यही था कि इसे जल्दी से कोई तरीका ढूँढना पड़ेगा, ताकि पहले मिलिट्री क्रेडिट्स ये जमा करना शुरू कर पाए। और कप्तान के दिमाग में भी यही चल रहा था, वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। वो पूरे इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। जैसे उनको वो टेक्निक चाहिए था, कोई एंशिएंट टावर राइटियस पिस्टोल एडिक्ट, कि वो उसका एक टुकड़ा यहाँ पर है, कब से ढूँढ रहा था। और ज़ू के कमरे की तरफ वो देखते हैं। फिर कहते हैं, मेरा छोटे भाई मनी मन, कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारा बड़ा भाई, हम साथ में ट्रैवल करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हम ऐसा कर पाएँ। अगर मुझे वो मिल गया ना राइटियस पिस्टोल, फिर सच में मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर पाऊँगा। तो देखो ये शपथ-वपथ के 3 दिन बीत चुके थे होने के बाद। वो जो 7 दिन की ट्रेनिंग थी, वो शुरू हो चुकी थी, जो कि स्वॉर्ड सेज के पैलेस में ही होने वाला था। ये स्टडी हॉल था, थोड़ा अलग था। ज़ू अपना राइट साइड में बैठा हुआ था, उसके पीछे कप्तान बैठे हुए थे। ज़ू के लेफ्ट में किंग बैठी हुई थी और राइट में कॉन्ग जियांगलॉन्ग। किंग की आदत थी, वो ऐसा प्रिटेंड करती थी ना, मतलब ऐसा दिखाती थी कि उसको पता ही नहीं कि ज़ू किंग यहाँ पर है भी कि नहीं। और ज़ू के साथ अपना जो कॉन्ग था, काफ़ी बात करते थे। अपनी स्टोरी बता रहे थे कि जब मैं सेवक था ना, तो मैं बहुत सी चीज़ें पढ़ता था। बहुत सारे, क्योंकि ट्रेनिंग से जो स्वॉर्ड सेजेस आते थे, तो मैं उनके थ्रू सीखता था। और तुम्हें कहीं भी कुछ भी डाउट रहे ना ज़ू किंग, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ज़ू भी अपना दिखाता है। कैप्टन देख रहा था कि हैं, इनके बीच में रिश्ता नहीं ज़्यादा गहरा हो रहा है। लेकिन कैप्टन एसोरन कहते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हो मेरे छोटे भाई। तो ज़ू कप्तान की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। इस दौरान उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन एक स्वॉर्ड सेज एंटर करते हैं। एक मिडिल ईस्ट मैन थे बेसिकली, वो ब्लैक टाओइस्ट रोब में। पावर लेवल ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन नासेंट्स वो लेवल पे फिर भी थे। थोड़ा ऐसा खाँसते हैं और सभी स्वॉर्ड सेजेस की तरफ देखते हैं और अपना थोड़ा जो बकर करना था वो करते हैं कि देखो, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझे बीच में कोई बोले पसंद नहीं है, और तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, मतलब तुम्हारी समझ कमज़ोर है, और कोई बीच में बोला तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूँगा। तुम लोग मुझे एलिंग घोस्ट कह सकते हो। मेरा काम है तुम लोगों को सीक्रेट मैजिक सिखाना, जिससे कि तुम आइटम्स वगैरह को, सामान को स्टोर कर सकते हो। इस दौरान जब वो खाँसते हैं ना, तो ब्लड जो निकलता है उसमें थोड़ा पॉइज़न मिक्स था, और ज़ू देखता है ना, क्योंकि वो ज़हर पूरे हॉल में फैलने लगता है, तो तुरंत वो चौकन्ना हो जाता है। तो ये जो ज़हर था भाई, वो उसका कोई कलर नहीं था और ना कोई उससे स्मेल आ रही थी, तो डिटेक्ट करना मुश्किल था। अगर किसी को पौधे-वौधे का नॉलेज भी है ना, तो भी नोटिस नहीं कर सकता। हाँ, वो कर सकता है जिसने ज़हर के बारे में पढ़ा हो, क्योंकि आपके पास फिर वो इंस्टिंक्ट आ जाता है, और वो ज़ू के पास था, क्योंकि ज़ू ज़हर में महारथी था। और ज़ू समझ जाता है कि ज़हर क्या-क्या कर सकता है। इसको और ज़हर के साथ शायद कंबाइन करना पड़ेगा, तभी ये इफेक्टिव होगा। तो एक्सप्रेशन अभी भी ज़ू का वैसा ही था, नॉर्मल एकदम, लेकिन चौकन्ना तो हो चुका था। तो ज़ू क्या करता है ना, पहले थोड़ा हाथ ऐसा घुमाता है, मतलब हल्का-सा, कि किसी को पता ना चले, और ज़हर छिड़क देता है अपने आस-पास, और उसके बाद सामने वाले टीचर पर फोकस करता है। बाकी जो स्वॉर्ड सेजेस थे ना, थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं जब हीलिंग घोस्ट को देखते हैं ऐसे खाँसते हुए। लेकिन जो कॉन्ग थे, वो शांति से बैठे हुए थे। एक भाव था रिस्पेक्ट वाला। अब हीलिंग घोस्ट को तो अच्छे से जानते थे ना, क्योंकि ये तो यहीं पड़े-बड़े थे कॉन्ग, तो वो अपने ऑरा को सर्कुलेट करने लगते हैं डिफेंसेस के लिए। कुछ और भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं। एलियन घोस्ट और कमज़ोर लगने लगते हैं, और वो थोड़े खून-वून पूछते हैं, और वो बोलते हैं, अरे कुछ नहीं है, बहुत साल पहले मैं एक अंडरकवर मिशन पे गया था, होली टाइड टेरिटरी में, और मतलब मेरे बारे में उनको पता चल गया, तो उन्होंने मुझे एक ज़ख्म दे दिया, बोल सकते हो जो भी। हालाँकि मैं इससे मरूँगा नहीं। फिर वो जो सीक्रेट मैजिक था उसके बारे में बताने लगते हैं कि देखो, तुम लोगों को भी ऐसे अंडर कवर ही जाना पड़ेगा। दुश्मन के समझ लो कैंप में भी हो सकते हो, क्योंकि अंडर कवर हो तो उनकी टीम में मिल जाओ, उसमें मारे भी जा सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास जो भी सामान है वो ना मिले उन्हें, तो उसके लिए तुम ये सीक्रेट मैजिक यूज़ कर सकते हो। मतलब तुम एक ऐसा स्पेस क्रिएट करो कि जो तुम्हारा है, उस पर कोई ऐसा, उसे कोई और नहीं खोल सकता। उसे खोलने के लिए एक सीक्रेट की लगता है, और सीक्रेट की तुम्हारा होता है, तुम क्या डिसाइड करते हो, और एक बैकअप की भी बना लेना।
हाँ, लेकिन स्वॉर्डसेस हमारे जो पैलेस लॉर्ड है उनको सबके सीक्रेट की पता रहते हैं। मतलब उनको बताना पड़ता है। ज़ो इस बात से प्रभावित होता है कि अच्छा सीक्रेट स्टोरेज ये वो। कप्तान की आँखें अलग चमक रही थी। अब इस बारे में कप्तान सोचते हैं अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि सीक्रेट की रख दूँगा डिफेंड ह्यूमनकाइंड। तो वो काफ़ी खुश हो जाएँगे मेरे से। इधर एलिंग घोस्ट अपना बोलते रहते हैं। फिर ये बोलते हैं देखो बैकअप की इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि तुम मान लो युद्ध क्षेत्र में मारे गए तो तुम्हारे सामान कम से कम स्वॉर्ड से जिसको तो मिल जाएँगे। तो बैकअप की से वो खोल सकते हैं। अब उसके बाद वो टेक्निक्स वगैरह के बारे में पूरा समझाने लगते हैं और फाइनली बोलते हैं ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो और अपने कल्टीवेशन पे काम करो। अचानक से खड़े होते हैं ना क्योंकि चेयर पे बैठे थे तो थोड़ा-सा ब्लड उनके मुँह से फिर से गिरता है। जैसे वो बाहर निकलने वाले थे, वैसे पलट के देखते हैं क्लास की तरफ और स्माइल करते हैं और कहते हैं अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गया। बस ये क्लास ऐसा नहीं था कि सीक्रेट मैजिक तुम्हें सिखाना था। मैं तुम्हें कुछ और एक लेसन देना चाहता था, जो तुम्हें जल्दी सीखना पड़ेगा। मतलब तुम लोग स्वॉर्ड सीजर हो तो हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने स्वॉर्ड सीज यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना था और तुमने यहाँ पर देखा किसी को बिना यूनिफ़ॉर्म के। तो क्या तुम लोग तैयार थे? क्या तुम वो रूल्स भूल गए 3 टाइटल्स, 6 सबटाइटल्स, 69 चैप्टर्स जो तुम्हें सिखाया गया था? क्योंकि ऐसा जभी भी होता है अगर कोई तुम्हें पढ़ाने आ रहा है तुम उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछोगे और ये तुम लोगों का टेस्ट था। तुम में से बहुत सारे अभी भी इनएक्सपीरियंस हो। और इस दौरान लगभग 12 से 15 तो जो स्वॉर्ड सेजेस थे वो बेहोश हो जाते हैं। बाकी एलिंग घोस्ट की तरफ देख रहे थे। कैप्टन, किंग क्यू, कॉन्ग वगैरह मतलब अभी उनको कुछ नहीं हुआ था। एलिंग घोस्ट उनकी तरफ देखते जो अभी गिरे नहीं थे कि देखो अगर दुश्मन होता मेरी जगह तो भाई ये लोग तो मर चुके होते। तुम लोगों ने किसी ने मेरे कपड़े पर ध्यान नहीं दिया। तो तुम में से कोई भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे। जो तो बेहोश हो गए वो तो भाई लेवल से नीचे हैं, सब स्टैंडर्ड लेवल पे हैं। बाकी लोग एवरेज बोले जा सकते हो। ये है तुम्हारे आज के टेस्ट का रिजल्ट। एलिंग घोस्ट इस दौरान अपने कपड़े बदलते और ऐसा घुमाते और स्वॉर्ड से इसका यूनिफॉर्म आ जाता है। उसके बाद कुछ पिल्स ये जो बेहोश पड़े डिसाइपल्स थे उन्हें खिला देते हैं। फिर उसके बाद ज़ो किंग और बाकियों की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हैं। देखो तुम में से कुछ थे जो स्टैंडर्ड को मैच भी किया, ऐसा नहीं है। और फिर वो ऐसा बोलते कि मेरे पीछे किसकी आँख है? और वो बेसिकली कैप्टन का आँख था। कैप्टन ने पहले ही प्लेस कर दिया था। फिर बोलते हैं ये बीच किसका है? और ये एवल घोस्ट किसका है? ऐसा मतलब ये बताती है बाल किसका है और ये धुंध किसका है? तो वो कैप्टन, डस्क स्पिरिट, किंग क्यू, माउंटेन रिवर, वांग चैन इन लोगों की तरफ देखते हैं कि तुम सभी पाँचों को एवरेज के ऊपर का स्कोर मिलता है। इस दौरान 4 लोग बाहर से और आते हैं। इनके अंदर मानो एक कलिंग औरत थी। इनके यूनिफॉर्म थोड़े अलग थे। ये थे लॉ एनफोर्समेंट वाले। मतलब स्वॉर्ड सीज में जो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनमें से एक मिडिल एज मैन कहते हैं एलिंग घोस्ट कि किसी को पता चल गया था कि तुम कपड़े पहन के नहीं हो तो उसने पहले इन्फॉर्म कर दिया था लॉ एनफोर्समेंट को तो हम तुम्हें अरेस्ट करने आए। मिडिल एज मैन यानी कि एलिंग घोस्ट पहले हैरान होते कि कौन था वो। एलिंग घोस्ट देखते हैं स्वॉर्ड सीजर्स की तरफ। इस दौरान कॉन्ग खड़े हो जाते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा काम किया तुमने। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो लेकिन तुमने पर्सनल फीलिंग बीच में नहीं आने दिया। तुमने और तुम्हारे लिए टेस्ट सबसे हार्ड था कि तुम मुझे जानते हो कि मैं स्वॉर्ड सेज हूँ और मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। फिर भी तुमने इन्फॉर्म कर दिया तो तुम्हें मिलता है एक्सेलेंट। एलिंग घोस्ट उसके बाद जाने लगते हैं। कैप्टन इस दौरान गला साफ करते हैं कि एक्सॉल्टेड वन मेरी एक आंख और बची है। एलिंग घोस्ट अचंभित हो जाते हैं और कप्तान की तरफ देखते हैं। कैप्टन कहते हैं आपके बैग में है। एलिंग घोस्ट बैग खोलते हैं तो इसमें एक और आंख निकलता है और कहते हैं बहुत अच्छा, मुझे पता भी नहीं चला और तुम्हारा आंख यहाँ एंटर कर चुका था। ट्रिक तो तुम्हारा थोड़ा सस्ता है लेकिन काम का है। तुम्हें भी एक्सेलेंट मिलता है। और बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? कैप्टन थोड़ा सा चौकस हो जाते हैं और फिर बोलते हैं चैन एर्न्यू। एलिंग घोस्ट उसके बाद कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये नाम तो सुना ही था और फिर जाने लगते हैं। ज़ो इस दौरान थोड़ा सा ना ऐसा संकोच कर रहा था। एलिंग घोस्ट की तरफ देखता जो कि काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे और जहर से घिरे हुए थे। ये बात थी कि भाई देखो एलिंग घोस्ट डाउ ऑफ पॉइजन में स्किल्ड आदमी थे और उनकी इंजरी जो इंटरनल हुई थी उसको भी वो पॉइजनस एनर्जी के रूप में अब लोगों पर इस्तेमाल करते थे। मतलब उसको अपना एक अस्त्र बना लिया था। अब जो थोड़ा सा क्योंकि अपने जहर को छिड़क दिया था ना तो उसे डाउट था कहीं उसके जहर और एलिंग घोस्ट के मिल के एलिंग घोस्ट को निपटा ना दे। तो वो बोलता है कि भाई चांस नहीं लेना चाहता था। खड़ा हो जाता है और बोलता है एक्सॉल्टेड वन। एलिंग घोस्ट अब बाहर ही लगभग निकल चुके थे। फिर रुकते हैं और पलट के देखते हैं और उनका ध्यान जोकिंग पर पूरा टाइम था क्योंकि 30,000 मीटर पिलर वाला बंदा है भाई। तो ऐसे थोड़ा निराश हुए थे कि यार इसका कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है ये एवरेज ही हुआ ना एक तरह से क्योंकि ये बेहोश नहीं हुआ। तो अब जब ज़ू ने बुलाता तो इन्हें लगता है यार कुछ तो बात है। वो पूछते क्या तुमने भी सीक्रेटली मेरे ऊपर कुछ रख दिया है? जोकिंग हाँ में सही लगता है। वो पूछते क्या है वो क्योंकि वो खुद को चेक कर रहे थे अपने बैग वगैरह को अपनी बॉडी को। जो थोड़ा माफी वाले लहजे में बोलता है जहर। एलिंग घोस्ट हैरान हो जाते एकदम और जो बोलता है बहुत सारे जहर क्योंकि अगर आपके जहर सा मिक्स हो गया हो तो मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन होगा। और ज़्यादा चंभित हो जाते हैं और फिर जो बोलता है एक्सॉल्टेड वन मुझे लगता है कि आपको किसी पर्ज द पॉइजन वाले बंदे को ढूंढना पड़ेगा मतलब जो जहर को निकाल देता है
बाकी लोग भी यहाँ पर मेरे ज़हर के प्रभाव में हैं, लेकिन क्योंकि उनको कोई इंटरनल इंजरीज़ नहीं है, तो उन्हें कुछ नहीं होगा और मेरा ज़हर एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि मैंने मेन ज़हर मतलब देखो ज़हर एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ मिलाना पड़ता है, तो वो मैंने नहीं किया, तो वो मैं इन लोगों से निकाल दूँगा। जो बहुत सारों को एंटीडोट पिल्स दे देता है और फिर बोलता है कि एक्सॉल्टेड वन आपके बॉडी में मेरा ज़हर एक्टिवेट हो चुका है। तो मुझे नहीं पता कि उसको उसके लिए क्या एंटीडोट होगा क्योंकि आपके भी अंदर ज़हर मिक्स्ड है। सभी लोग अचंभित होकर के ज़ू की तरफ देखने लगते हैं, चाहे वो माउंटेन रिवर हो, वांग जेन हो या कॉन्ग ज़ियांगलोंग हो। बस एक ही बंदा सरप्राइज़ नहीं था, तो वो थे अपने कप्तान। वो खुद कुछ पिल्स निकाल के खा रहे थे एक के बाद एक। एलिंगुस मुँह खोलते थे और फिर से ब्लड वॉमिट करने लगते हैं और ब्लैक ब्लड था इस बार। उनका चेहरा ना थोड़ा ग्रीनिश ब्लैक होने लगता है, हरा-काला। ये जो 4 एनफोर्समेंट स्वॉर्ड्स आए थे तुरंत इनको सपोर्ट करते हैं और एल्केमी हॉल में इन्हें ले जाते हैं। माहौल यहाँ पर पूरा शांत हो जाता है। ज़ू अपना शांति से बैठा हुआ था और ज़ू से सभी लोग अपने डर थोड़ा दूर करने लगते हैं, चाहे कॉन्ग हो या फिर किंग क्यू वगैरह हो। बस ज़ू के पास में उसके बड़े भाई बैठे हुए थे, क्योंकि कैप्टन को देखो आदत हो गई थी ज़ू के साथ रहने की और ज़ू के साथ जब भी रहते थे वो एंटीडोट पिल्स जो होते हैं वो खाते रहते थे, कैंडी की तरह। और कप्तान कहते हैं यार क्या लोग हैं ये, इन्हें स्ट्रैटेजी के बारे में लगता है मुझे कुछ लेसन्स देने पड़ेंगे। कॉन्ग देखता है कि कैप्टन उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो फिर कुछ बोलता नहीं है। फिर अपना चेयर वापस ज़ू के पास ला लेता है। ज़ू के लिए हँसता है, कुछ कहता नहीं है इस दौरान क्योंकि समय शांति से बैठा हुआ था, पूरे स्वॉर्डसेज इसी की तरफ देख रहे थे। फिर अचानक से इस हॉल में कुछ स्वॉर्डसेज एंटर करते हैं। बेसिकली आते हैं एक ओल्ड मैन, ये एलिंगोस नहीं थे, पावरफुल दिख रहे थे और कोल्ड लुक से सभी डेस्क की तरफ देखते हैं और ज़ू की तरफ देखते हैं कि तुम थे वो जिसने एलिंगोस्ट को ज़हर दिया। अब ये जो भी ओल्ड मैन थे ना देखो, थे पता नहीं किस लेवल पे, शायद नास एंड सोल पे, लेकिन एलिंग उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ज़ू भी हाँ में सकलाते। ओल्ड मैन कहते हैं बहुत अच्छे। फिर वो बोलते हैं देखो एलिंग उस ज़हर का इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन डाउ ऑफ पॉइज़न में बहुत बड़े महारथी नहीं है वो। तुम लोग अच्छे हो और तुम ज़ू किंग राइट? अब क्योंकि तुमने वो एलिंगोस को ज़हर दे दिया तो बदले में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ के बारे में लेक्चर देके। और वो अपना नाम बताते हैं घोस्ट हैंड। फिलहाल मतलब वो नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ के बारे में सभी को बताते हैं, उनकी कमज़ोरियाँ क्या होती हैं और किंग क्यू इस दौरान ध्यान से बीच-बीच में ज़ू की तरफ देखती है। और ज़ू फ़ील करता है ना कि कॉन्ग जो है ना वो घोस्ट हैंड को और ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एलिंगोस से भी ज़्यादा। और तभी कॉन्ग इसको एक मैसेज भी भेजते हैं कि ये जेलर है। ज़ू को पता था जेलर क्या होते हैं। जेलर मतलब सीधा-सीधा कि ये करेक्शन डिवीज़न के थे। तो ज़ू को और इंटरेस्ट आता है ना इन चीज़ों में, क्योंकि लॉन्डन ने देखो क्राइम डिपार्टमेंट में काम किया था 7 ब्लड आइज़ के और कैसे अमानवीय जातियों से डील किया जाता है, फॉरबिडन सी वाले जो थे या जैसे ग्रू ग्लूम हो गए, सी स्टार्स हो गए। तो ज़ू को तो वैसे भी और नॉलेज चाहिए था ना, दुनिया बड़ी है, अलग-अलग प्रजातियाँ हैं। तो फिलहाल वो स्मोक वीट्स के बारे में बता रहे थे, एक अलग प्रजाति है जो कि धुंध के समान दिखते हैं और उनसे डील करना सबसे आसान है क्योंकि उनके तुम पकड़ नहीं सकते उन्हें, लेकिन तुम उन्हें फ्रीज़ कर सकते हो और वो करके दिखाते हैं घोस्ट हैंड। फिर वो क्लॉथ मेकर्स के बारे में बताते हैं। क्लॉथ मेकर्स आपको पता ही है जो कपड़े जैसे होते हैं। फिर वो डिवॉल्व फेसेस के बारे में बताते हैं। देखो इनके बारे में मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं। सेंट फिंड्स के बहुत करीब होते हैं, ऐसा ये बताते हैं। सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान से लेक्चर्स को सुन रहे थे। मतलब समझ लीजिए 100 से ज़्यादा अमानवीय जातियों के बारे में बताते हैं। उनकी कमज़ोरियाँ क्या है, मतलब उन्हें मार कैसे सकते हो। लास्ट में बताते हैं डेमी इमॉर्टल्स के बारे में और इस दौरान वो अल्कोहल पी रहे थे। और सभी प्रजातियाँ लेकर बेसिकली आए हुए थे, दिखा रहे थे कि देखो इन्हें कैसे मारते हैं, इनकी कमज़ोरी क्या है। तो एक डेमी मॉडल्स भी लाए थे इन्होंने क्योंकि भाई ये जेलर थे तो इनके पास तो रहते ही हैं। बताते कि देखो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका जो रीजनरेशन पावर है मतलब बॉडी को हील करने का बहुत तगड़ा होता है। इन्हें मारना इनकी किडनीज़ पर एम करो, इनके हार्ट को मत एम करो, इनकी किडनीज़ पर। और बताते हैं ये ध्यान दो कि मैं जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ इनकी कमज़ोरी के बारे में, ये इनकी फ़िज़िकल कमज़ोरियाँ हैं, शारीरिक कमज़ोरियाँ जिसे बोलते हो। अब इनके पास अपने अलग मैजिकल टेक्निक्स होते हैं, तो बैटल लंबा जाएगा, इतना आसान नहीं होगा कि भाई तुम जाओगे सीधा उसके किडनी पे मार दोगे या वो जो स्मोक विड था सीधा उसको तुम फ्रीज़ कर दोगे। काउंटर करने के लिए उनके पास भी चीज़ें होती हैं। फिर वो डेमी मॉर्टल्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि देखो इनके पास इनके पपेट्स होते हैं जो कि इंसानों से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो भी चीज़ें ध्यान दो। इनका सबसे कमज़ोर भी वीकेस्ट जो पपेट होता है वो नास एंड सोल लेवल पे हो सकता है। कैसे बनाते हैं हमें ये नहीं पता ये लोग। अब देखो मैं यहाँ पर इसे मार नहीं सकता हूँ क्योंकि डेमी मॉर्टल को मारने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर क्योंकि 3 प्रजातियाँ हैं तुम लोगों को पता है। उन्हें हम अरेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पनिशमेंट 10 साल का जेल दे सकते हैं। फिर वो अपनी प्रजातियों में वापस लौट जाते हैं और वो प्रजातियाँ हैं सेंट फिन्स, डेमी मॉर्टल्स और इंसान। तो ज़ू वहाँ पर आगे क्योंकि खड़ा था तो ये घोस्ट एंड फिर निकल जाते हैं और ज़ू भी वापस अपने सीट पर बैठ जाता है। फिलहाल दोपहर का समय, दोपहर में भी आखिरी पड़ाव, शाम धीरे-धीरे आ रहा था बोल सकते हो। एक इंसान स्वार्ट्ज़ पैलेस में एंटर करते हैं, एक ओल्ड मैन थे जो कि हरे कपड़े पहन के थे, बाल सफ़ेद थे, आँखों में एक अलग चमक थी। जो भी स्वार्ट्ज़ जिन्हें देखते हैं रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब यहाँ की सबसे ऊँची पोज़ीशन, क्योंकि उन्हें शायद किंग वग़ैरह या इम्पीरियल कोर्ट हायर करके यहाँ भेजता है। और वो बोलते हैं 10 साल पहले शायद मैं आया था ना, और इनकी बात होती है कि इस बार क्या सुना मैंने, स्वॉर्ड सीरीज़ काफ़ी तगड़े हैं। और उनके साथ जो जा रहे थे ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जो स्वॉर्ड सीरीज़ पैलेस में सबसे ऊपर के ऑनर गार्ड हैं, टॉप लेवल के वो थे। और वो भी बोल रहे थे अगर आप इन्हें कुछ टिप्स दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इतने मतलब विद्वान हो। तो फिलहाल वो स्टडी हॉल में एंटर करते, सभी लोग इन्हें ग्रीट करते और ऑनर गार्ड बताते हैं कि ये हमारे एक्सॉल्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सी सीलिंग काउंटी के। वो आप लोगों को मानव के इतिहास के बारे में बताएँगे और स्पेशल मेथड्स, बहुत सी चीज़ें, प्लांट्स और वेजिटेशन के बारे में भी बताएँगे। मतलब ह्यूमैनिटी के मामले में तो इनका कोई तोड़ नहीं है। 6 साल पहले तो इन्होंने व्हाइट बोलस का जो फ़ॉर्मूला होता है उसे भी इम्प्रूव कर दिया था। फिर पैलेट बोलस भी बनाया था। पैलेट बोलस करप्शन को निकालने में बहुत तगड़ा काम करता है, डबल इफ़ेक्टिव है व्हाइट बोलस उससे। हालाँकि लेफ्टिनेंट कहते हैं, "अरे तारीफ़ बहुत हो कि मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ।" वो बताने लगते हैं फिर पौधों के बारे में। और जो देखता है ना कि भाई ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ग्रैंड मास्टर भाई, और वो जो ग्रैंड एल्डर मिले थे इसे स्वर्ट्ज़ कोर्ट में, उनके जैसे दिख रहे थे। मतलब पसंद आ जाते हैं इसको ऐसे ही, कि एक विद्वता वाली ऑरा होती है, सिंपल लोग होते हैं। ख़ास करके उसको को इंटरेस्ट रहता है पैलेट बोलस में, जो कि डबल काम करता है ना व्हाइट बोलस से। तो पूरा पहले इतिहास बताते हैं इंसान का, फिर एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसे रिवर्ड एंशिएंट लैंड को पूरा जीता था, एकत्रित किया था। जैसे कि इतना 1000 साल पहले ग्लोरी कैलेंडर, फिर सीज़ हेवन कैलेंडर 21,000 साल पहले, तो बहुत सी चीज़ें बताते हैं। फिर मिरर क्लाउड कैलेंडर, ऐसा-ऐसा, मतलब फिर वॉयलेट और सियान रीजन के बारे में भी बताते हैं। बेसिकली मतलब देखो, डार्क एम्परर सेरेनिटी हैं ऐसे-ऐसे करके, तो मिरर क्लाउड एम्परर हैं, जो बहुत समझदार थे। लेकिन इस दौरान वॉयलेट और सियान रीजन के बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी ऊपर पहुँचते हैं। वहाँ के किंग भी काफ़ी एक्सेप्शनल थे, लेकिन वहाँ का क्राउन प्रिंस बहुत तगड़ा था। ब्रोकन फेस ऑफ गॉड के आने के बाद सबसे पावरफुल बंदा यही बोल सकते हो बना था। मतलब बोला जाता है कि उसके पास डेस्टिनी ऑरा भी था इंसानों का। लेकिन बाद के लोग ये मानते हैं कि उसे रिवर्ड एंशिएंट लैंड को बचाने के लिए भेजा गया था, जो कि सबको हरा देता है और एम्परर मिरर क्लाउड के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों मिल जाते हैं और बैटल करके फाइनली इंसानी ताकतों में एक स्टेबिलिटी लाते हैं। उस समय इंसान 3 रीजन्स और 27 काउंटीज़ को कंट्रोल करता था। उसमें से एक था वॉयलेंट एंड सियान रीजन, जहाँ पर हम खड़े हैं। ये बन चुका है अब होली टाइड रीजन। और बताते हैं कि देखो वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि जो नॉन ह्यूमन्स उन्हें मारते हैं वो भी तगड़े थे। और उसको मारने के लिए जो गॉड्स सो रहे थे ना, वो भी जाग के बैटल करते हैं। मिरर क्लाउड टाइम पर पहुँच नहीं पाते, तो वॉयलेट और सियान इस दुनिया में नहीं है, किसी दूसरी जगह जाके मरे थे। उसके बाद ये बताते रहते हैं कि उसके कितने साल बाद ग्रैंड ड्यूक होली टाइड को चांसलर बनाया गया इस क्षेत्र का। उस समय एम्परर था डाउ लाइफ। लेकिन उसी दौरान जो नाइट सेड्स करके एक प्रजाति थी ना, वो ऊपर आना शुरू हुई और इंसानों पर फिर से अटैक कर दिया। और एम्परर डाउ लाइफ अपनी पूरी आर्मी के साथ भयंकर युद्ध किया और उन्हें पीछे खदेड़ दिए। लेकिन मेन समय पे इन्हें क्या हुआ कि ग्रैंड ड्यूक जो होली टाइड थे, उन्होंने हमें धोखा दे दिया। वो पूरा रीजन ही नाइट सेड्स को दे दी। तो उसके बाद इंसान 2 रीजन खो दिया और 20 काउंटीज़ को, जैसे कि होली टाइड बेट्रियल भी कहा जाता है, धोखा देना। उसके बाद ही वॉयलेट और सियान रीजन का नाम बदल गया और होली टाइड रीजन बन गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरा इतिहास बता रहे थे। तो ऐसे हम लोग पहले पूरा रिवर्ड एंशिएंट लैंड को कंट्रोल करते थे, और अब देखो, अब हमारे पास एक ही रीजन है और 7 काउंटीज़ हैं। और अभी का समय जो चल रहा है 2931वां साल है डार्क वॉर कैलेंडर का। तो इस समय एम्परर डार्क वॉर है, मतलब अभी के जो एम्परर हैं। पूरा लेक्चर वो बताते हैं कि उम्मीद है तुम लोग भी इंसानों के असली प्रोटेक्टर बनोगे। बस अपने काम के लिए नहीं कि हम स्वॉर्ड एसेस बन गए। पूरा हॉल इस दौरान शांत हो जाता है और ज़ू हाथ को ऐसा कस के बंद कर रहा था। तो फिलहाल स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि शाम में भी मिल लो। तो कुछ समस्याओं में था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, पर्सनल चीज़ें रहती हैं। तो कोशिश अब यही रहेगी कि अब से अपन रेगुलर हो जाए, डेली कम से कम 20 मिनट का वीडियो आता रहे एटलीस्ट।